हेलो स्टूडेंट्स, आपका ग्रामीण महिला विद्यापीठ स्कूल के चैनल पर स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इस टॉपिक में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी संयुक्त फलन। आज हम इसी में जो कल की जो हमारी कड़ी थी उसी के अनुसार प्रॉपर्टीज ऑफ द CF यानी संयुक्त फलन के गुण, इसमें एक मैंने आपको बता दिया था कि उसके अनुसार दूसरा आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक ही फलन का प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादक होता है। यानी एक प्रमेय है अपने पास में, एक एक ही आच्छादक फलन का एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादक होता है। एक एक ही आच्छादक फलन होता है, यह हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रमेय को यदि सॉल्व करना होता है ना, तो हमें दिया क्या होता है, हमें उस चीज की ओर जाना होता है पहले। तो आपको वो कह रहा है कि एक एक ही आच्छादक फलन, यानी हमें यहाँ इसने दिया है एक प्रकार से कि एक फलन f A से B में एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है। ठीक है, ये हमको दिया है। अब यानी f एक फलन है जो कि A से B में एक एक ही आच्छादक है। A प्रांत है और B सह प्रांत है। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है वो भी देख लो कि प्रतिलोम किसका, एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम, यानी f का प्रतिलोम f इनवर्स होता है। अब f अगर A से B में है तो f इनवर्स B से A में एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक, ये आपको बताना है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि क्या ये प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जब f A से B में दे रखा होता है, यानी f A से B में है, ठीक है, में है, तब इस समुच्चय के अवयव, यानी माना कि मेरे पास में दो अवयव हैं, माना कि x1 और x2 दो एक ऐसे अवयव हैं जो कि समुच्चय A में मौजूद हैं, तथा इन दोनों के जो दो प्रतिबिंब हैं वह y1 और y2 ये दोनों B के अवयव हैं। तो जब फलन f A से B में एक एक ही आच्छादक के रूप में है, यानी f A से B में परिभाषित है, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले कि fx1 इज y1। ठीक है, तो तथा दूसरी चीज हम यह लिखेंगे fx2 इज y2। अब यहाँ इसका प्रतिलोम f इनवर्स y1 इज x1 तथा f इनवर्स y2 इज x2 होगा। कारण हम ये लिख देंगे कि f इनवर्स f का प्रतिलोम है, क्योंकि प्रश्न में ही हमको दे रहा है कि प्रतिलोम भी, यानी प्रतिलोम है इसमें, तो इसका मतलब अगर कोई फलन एक एक ही आच्छादक में है, यानी f A से B में एक एक ही आच्छादक है, तो आच्छादक का गुण कहता है fx इज y। तो ये प्रतिलोम अगर विद्यमान है तो f इनवर्स y1 इज x1। तो इन दोनों से हमको क्या ज्ञात हुआ, इन दोनों से हमें ये ज्ञात करना है कि क्या प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादक होगा। तो मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, आपको इतना ज्ञान होगा कि अगर f एक एक ही आच्छादक है तो एक एक ही के गुण के लिए तो आप लिखते हो कि fx1 इज fx2 होने पर x1 बराबर x2। तो यहाँ में प्रतिलोम को सिद्ध करना है, ये ऑलरेडी एक एक ही आच्छादक है,
तो आप यहाँ इसके लिए लिखोगे कि चूंकि एफ इनवर्स y1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y2, ये हमको मान के चलना है। इनके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, x1 और x2, तो x1 बराबर x2 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये इनके बराबर थे। अब जबकि यहाँ ये कहता है कि f a से b में एक ही है, तो एक ही का गुण होता है कि x1 बराबर x2 होने पर fx1 बराबर fx2 होता है, ये एक गुण होता है। तो इसको उल्टा भी रीडिंग कर सकते हो कि फलन के बराबर होने पर अवयव का बराबर होना, और अवयव बराबर है तो फलन भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब fx1 हमने किसको माना था, y1 को, ठीक है, और fx2 किसको माना है, y2 को, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको ये ज्ञात हो गया कि अच्छी तरह से कि हमने जब फलन लिखा था f प्रतिलोम फलन f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 के बराबर है होने पर हमें y1 बराबर y2 ज्ञात हुआ। तो यानी इस 1 और 2 से हमको क्या पता लगा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि f इनवर्स y1 बराबर f इनवर्स y2 होने पर हमको y1 बराबर y2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स b से a में एक ही है। किससे किस में एक ही है, b से a में एक ही है। तो आया ना समझ में कि भाई फलन अगर a से b में था तो वो f इनवर्स fx1 बराबर y1 fx2 बराबर y2 है, तो इसका प्रतिलोम निम्न होता है, ठीक है, प्रतिलोम विद्यमान है, यानी ऑलरेडी कह रहा है वो प्रतिलोम है। फिर मैंने ये क्या करा, दोनों ही फलन बराबर लिखे, इनके स्थान पर इनके मान लिख दिए मैंने नीचे। अब ये इसकी जगह पर अवयव बराबर होने पर फलन बराबर है, फलन बराबर है, फलन का निम्न परिणाम था y1 y2, ठीक है, तो ये बराबर आ गया। तो इस तरह से प्रतिलोम फलन बराबर होने पर अवयव बराबर आया, तो इसका मतलब f इनवर्स भी एक ही है। आया ना समझ में। तो इस तरह से ये एक ही का गुण सिद्ध होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट था आच्छादक गुण, ठीक है। अब f a से b में आच्छादक है, ये आपको इसमें प्रश्न में ही दे रखा है, भाई a से b में आच्छादक है, तो आच्छादक है तो डेफिनेट है कि fx इज इक्वल टू y होगा, fx इज इक्वल टू y होगा। क्यों होगा, क्योंकि x जब बिलोंग टू a है इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू b होने पर, तो fx बराबर y, ठीक है। अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि fx अगर y है तो इसका प्रतिलोम अगर इसमें विद्यमान ऑलरेडी है, तो हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब f इनवर्स y को मैं या करके यूं भी लिख सकता हूं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है f इनवर्स यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम में y यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू x है, यानी प्रतिलोम फलन में सहप्रांत के यानी उसके प्रतिलोम फलन के प्रांत के सभी अवयव सहप्रांत के अवयवों से संबंधित है, यानी उनका पूरा पूरा प्रतिबिंब मौजूद है। तो यानी इसके प्रांत के सभी अवयव इसके सहप्रांत के सभी अवयवों से संबंधित है प्रतिलोम के लिए, उल्टा बोलने पर, ठीक है। तो यानी ये पूर्णतः क्या हुआ, f इनवर्स b से a में आच्छादक है। कैसा है, b से a में आच्छादक है। तो हम पिछली लाइन पर तो ये बता चुके थे कि f इनवर्स एक ही है, अब हम बता चुके f इनवर्स आच्छादक है। तो अतः आप लिख लोगे कि f इनवर्स b से a में एक ही आच्छादक है। क्या है, एक ही आच्छादक है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ इतना सा समझना था कि f इनवर्स b से a में एक ही आच्छादक है। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि fx अगर y है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y। f इनवर्स y को या करके मैंने लिख दिया बराबर x। तो f इनवर्स किससे किस में हुआ, b से a में, क्योंकि y बिलोंग करता है किसको, b को, और x बिलोंग करता है किसको, a को। तो यानी ये b से a में क्या कहलाया, आच्छादक कहलाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि f इनवर्स b से a में एक ही भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। आया समझ में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसी में कि
अगर सपोज करो कि हमारे को यहाँ पर कोई फलन दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि यदि f r से r में परिभाषित है, ठीक है, कहां से कहां तक, r से r में, यानी प्रांत भी r है, परिसर भी r है, r से r में परिभाषित एक फलन है। तो इसके r से r में परिभाषित होने पर एक फलन दे रखा था f(x) = x² प्लस 5x प्लस 9, ये दिया है, ठीक है। अब ये प्रश्न हमसे ये पूछेगा कि अगर ये दिया है तो f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9, तब f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 ज्ञात करो, ठीक है। तो इतना दिया है तो हमें ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो ये डेफिनेट है कि ये प्रतिलोम फलन पूछ रहा है हमसे। क्या चीज पूछ रहा है? प्रतिलोम की। आपको दिया क्या है? फलन f(x) = x² प्लस 5x प्लस 9, ये दे रखा है। आगे समझ में? तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं, हल में, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे f(x) = x² प्लस 5x प्लस 9। अब आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ f(x) बराबर दिया है। अब f इनवर्स तो नहीं है ना मेरे पास में, नहीं। तो एक चीज इधर देखिएगा कि जब f(x) बराबर y होता है, ठीक है, क्योंकि f अगर a से b में परिभाषित हो तो f इनवर्स y = क्या होगा? x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो f इनवर्स y है ना, y के स्थान की संख्या कौन है? या तो 8 है या 9 है। भाई अगर मैं इससे पहली कराऊं मेरे इस प्रश्न की, ये कहता है f इनवर्स 8, तो इसका मतलब अब ये देखो कि इन दोनों को अगर सिमिलर समझे हम तो y = कौन हुआ? 8 हुआ ना। और यहाँ हम y की जगह अगर 8 लिख लेते हैं तो y किसके इक्वल है? f(x) के। तो यानी f(x) पूरे की जगह हमको क्या रखना है? पूरे की जगह पर 8 ही लिखना है, यानी ये हमारे लिए y का काम कर रहा है। तो y = x² प्लस 5x प्लस 9। और अब मैं इसकी जगह पर केवल 8 लिखूंगा, 8 = x² प्लस 5x प्लस 9। इस तरह से मुझे यहाँ पर ये लिखना होगा। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? f इनवर्स y = x है, तो यानी मुझे x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x। तो हमारे को आंसर x लाना है। क्या लाना है हमको? x। तो अब इससे x कैसे निकालेंगे? यहाँ आ जाइएगा आप, ये आपके लिए एक इक्वेशन का काम करिए, यानी समीकरण का। या करके इसको आप इस प्रकार जमा लीजिएगा, x² प्लस 5x प्लस 9 के तरफ 8 को ले जाओ, -8 = 0। अब आप कहोगे कि इस संख्या को उधर लेगा तो =0 इधर लिखनी है। नहीं, इधर की जगह आप उधर लिख लीजिएगा, उल्टे साइड में, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास में ये संख्या बचती है। तो ये आपके लिए x की एक द्विघात समीकरण बचेगी, ठीक है। अब आपको वैल्यू क्या ज्ञात करनी है? x की। समझ में आया ना? तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे को यहाँ क्या है, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना, तो उसमें इस टाइप के कोई भी प्रश्न आओ तो आपको सबसे पहले यही रीडिंग करना है कि ये क्या चीज कह रहा है। f इनवर्स 8 बोला, यानी वही है। f इनवर्स 8 का मतलब है यहाँ पर हमारे लिए ये y का काम कर रहा है, तो y की जगह हम 8 रख देंगे। यहाँ मैंने आपको ये इसीलिए इस स्टेप में समझा दिया। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरी द्विघात समीकरण होगी। इसके फैक्टर करना चाहूंगा तो फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बीच की संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी पहली और तीसरी के गुणनफल के मान से भी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो इसका खंड नहीं बैठता। तो मैं मानक सूत्र से, यानी मानक सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 है तो x की वैल्यू निकालने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। आया ना समझ में? तो ये एक फार्मूला होता है, मानक सूत्र, यानी स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है। जब इक्वेशन ये है तब आपको ये निकालना होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें एबीसी कौन हुए? a = 1, b = 5 और c = 1। अगर कंपेयर कराओ इस इक्वेशन से हमारी इस इक्वेशन की, तो आपको एबीसी ज्ञात हो जाएगा। जब आपको एबीसी ज्ञात हो गया तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए ना। तो x = ये वैल्यू बनेगी -5 प्लस माइनस √ में 25, यानी 5 का वर्ग माइनस 4 × 1 × 1, ठीक है ना, अपॉन 2 × 1। तो इस प्रकार यहाँ संख्या आ गई हमारे पास में -5 प्लस माइनस √ 25 में से 4 गया 21/2।
ठीक है, ये बचती है संख्या। अब इसमें भी ये देखिएगा कि हमारे को ये करा है आर से आर में, तो जो मेरे को एक्स ज्ञात हुई है इसमें क्या मेरे पास प्लस वाली या माइनस वाली दोनों ही आर में बिलोंग करेंगी? हाँ, क्यों करेंगी? क्योंकि वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, तो इस तरह से ये पूर्णतः ये संख्या बिलोंग टू आर होगी दोनों ही। इस प्रकार x के कितने परिणाम प्राप्त हुए? 2। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया इसमें प्लस लेने पर x की वैल्यू हुई -5 प्लस √21/2। दूसरा माइनस लेने पर यानी प्लस लेने पर तो ये प्राप्त हुई और माइनस लेने पर x का मान आया -5 √21/2। अब ये देखिएगा वास्तविक संख्याओं में ये रूट जो 21 है ना, अब इस 21 का मान क्या हुआ? 21 एक प्रकार से अपरिमेय संख्या कहलाई, ठीक है ना। 21 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आता, तो अपरिमेय और परिमेय यानी संख्या मिलकर ये एक पूरा प्रकार से एक वास्तविक संख्या बनती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में समुच्चय संख्याएं कौन कौन सी होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इस तरह से हमें ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करती हैं, तो ये भी बिलोंग टू आर हुआ और ये भी बिलोंग टू आर हुआ, ठीक है। तो आंसर हमारे पास में यहाँ कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2। आया आपके समझ में? ओके, इसी प्रकार के आपके जो बुक के जो क्वेश्चन है ना, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो, आया ना। इस तरह से अगर सपोज करो कि मेरे पास में इसकी जगह पर 9 दे दिया, तो मैं यहाँ केवल इसकी जगह पर 9 लिख लूंगा, तो आया ना समझ में। तो अब मैं यहाँ पर देखो चेंज करता हूँ, इसको 9 लिखने की कोशिश करता हूँ। 9 पर आंसर क्या आएगा? तो यदि मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ यानी f इनवर्स 9 के लिए, इसके लिए, तो यहाँ मैं 9 लिखूंगा, तो x² + 5x + 9। तो इस 9 को अगर मैं पक्षांतर करूं तो x² + 5x + 9 - 9 बराबर 0, ठीक है। तो शेष क्या रहा? x² + 5x बराबर 0, क्योंकि 9 से 9 कट गया, घटने पर समान संख्या घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में से एक x कॉमन आया, तो x + 5 बचता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में ये गुणनखंड के रूप में 2 खंड हो गए, एक तो x हुआ, या तो x 0 है या फिर x + 5 बराबर 0 है। तो x का एक आंसर तो 0 हुआ, दूसरा x का एक मान -5 हुआ। तो x के 2 आंसर आए हमारे पास में, कौन कौन से आ गए? 0 और 5। क्या ये दोनों ही बिलोंग टू आर होंगी? हाँ, दोनों ही बिलोंग टू आर होंगी। हाँ, यदि ये समुच्चय बदल देता r से r की जगह r से n में, तो n में फिर ये 0 बिलोंग नहीं करता, बस ये दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये समुच्चय को जरूर रीडिंग करना है कि क्या ये इसमें बिलोंग करने लायक चीजें हैं या नहीं है। आया आपके समझ में? ओके।